तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। तो आप कहेंगे इसमें क्या मुद्दा है? इसमें मुद्दा आपको बताते हैं क्या है। देखिए, कथित वोट चोरी, ये तो बड़ा मुद्दा है ही, और उस वोट चोरी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का, और केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, 1300 किलोमीटर वोटर अधिकार यात्रा, संसद में चुनाव सुधार पर बहस, और अब ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को हुंकार रैली की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिल्ली के आसपास के राज्यों के जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता हैं, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस ने इससे पहले ये जो कथित वोट चोरी है उसके खिलाफ देश भर में लाखों सिग्नेचर्स जुटा लिए हैं, और अब रामलीला मैदान में बड़ी रैली के जरिए ये देश में संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देखिए, हमने साइन करवाए हैं, केवल हम नहीं है जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर यहां पर आ गए हैं, ये साइन तो लोगों के हैं, लोग वोट चोरी के मुद्दे के साथ जुड़े हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच एक खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने इस रैली में इंडिया गठबंधन के किसी दल को न्योता नहीं दिया है। इट इज प्योरली एक्सक्लूसिवली स्पेशली फॉर कांग्रेस बाय कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर हमने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए हैं और इसीलिए यह पार्टी का आयोजन है। बात ठीक है, कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस की तैयारी है, तो ये कांग्रेस का निर्णय होना चाहिए कि वो इस रैली में किसको बुलाती है, किसको नहीं बुलाती है, इस रैली का क्या स्वरूप देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय से, इस डिसीजन से देश के सियासी पंडित शायद इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सियासत के जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस रैली में थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हुए उन दलों के नेताओं को भी मंच पर न्योता दे देती जो कथित वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में कांग्रेस के विचार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस रैली का इंपैक्ट और इफेक्ट और इसका कैनवस बड़ा हो सकता था। जैसे कांग्रेस ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सभी सहयोगियों को बुलाया था, उसी तरह अगर रामलीला मैदान के मंच पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई देता तो मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ सकता था। इसके पीछे एक वजह यह भी गिनाई जा रही है कि अभी संसद में चुनाव सुधार का पूरा आपने देखा ही माहौल, विपक्ष एक सुर में बोल रहा था, विपक्ष के सारे नेता दिल्ली में मौजूद भी थे, और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस कोई रणनीतिक चूक तो नहीं कर रही है, या फिर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने से कहीं ना कहीं बच रही है। और सवाल यह भी है कि कहीं कांग्रेस को यह तो नहीं लगता है कि सभी नेताओं के मंच पर होने से एक जो चेहरा चमकना चाहिए वो फीका पड़ जाएगा। इन सवालों को बल देती है बीते कुछ दिनों से सामने आ रही एनडीए की एकजुट वाली तस्वीर। मॉनसून सत्र के दौरान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तस्वीर आती है। फिर गुरुवार को एनडीए दलों के नेताओं और फ्लोर लीडर को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के लिए बुलाया जाता है। अब सियासी पंडित ये सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी गठबंधन की अहमियत समझ रही है और सहयोगियों को पूरा मान सम्मान दे रही है, जैसा विरोध किया जाता है कि ये तो सिर्फ दो आदमी पार्टी चलाते हैं, किसी और की सुनते ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने दोस्तों को दूसरी तरफ सम्मान देने में क्या पीछे दिख रही है, जगह देने में क्या पीछे दिख रही है? क्या कांग्रेस को इस कार्यशैली को बदलना होगा? और इसी कार्यशैली के कारण क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस से दूरी बना रही हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है और आंतरिक झगड़ों की वजह से इसके आईसीयू में जाने का खतरा है। झारखंड में हमने बताया हेमंत सोरेन के इंडिया ब्लॉक छोड़ने की आशंका कब से जताई जा रही है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा है, यानी कांग्रेस को अपने साथियों को इस कार्यक्रम के जरिए और स्ट्रांगली साधना नहीं चाहिए था, या ये किसी पुरानी बीमारी की याद दिलाता है? और मैं बीमारी क्यों कह रही हूं, एक एक उदाहरण जो है वो आपको गिनवा दूंगी। उदाहरण आजादी से पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में पहला सबसे बड़ा नाम याद कीजिए क्या था और कौन था? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व से असहमति की वजह से 1939 में कांग्रेस छोड़ दी। फिर सी राजा
राजगोपालन, जेबी कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, ये सारी लिस्ट है, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। फिर नया दौर आया, वीपी सिंह, ममता बनर्जी, शरद पवार, फिर वहां नॉर्थ ईस्ट की तरफ बीजू पटनायक, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और जो ताजा तरीन मामला है तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सारे नाम शामिल हैं। और सबकी शिकायत कमोबेश एक सी रही है, कांग्रेस में आजादी से पहले से लेकर अब तक अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को संभालने की क्या कला दिख रही है आपको, या इसका नुकसान हुआ? बंगाल में कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास राम मनोहर लोहिया की विचार पर बढ़ी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद कांग्रेस को कोई बड़ा मास लीडर मिला नहीं। गुलाम नबी आजाद की चर्चा जरूर होती है, लेकिन बताइए अब वो कहां है? वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। शरद पवार महाराष्ट्र में, उनके इर्द गिर्द अब महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। ओडिशा में बीजू पटनायक ने कांग्रेस की पूरी सियासी जमीन खत्म कर दी, और सियासी पंडितों का मानना है कि इन बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह गांधी परिवार की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। कभी पंडित नेहरू के लिए सुभाष बाबू को वो कद गंवाना पड़ा, कभी इंदिरा गांधी की वजह से मोरारजी देसाई को, कभी जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कभी राजीव गांधी की वजह से वीपी सिंह कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, सोनिया गांधी की वजह से ये आरोप लगते हैं कि शरद पवार कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे के समानांतर कोई और चेहरा ना खड़ा हो जाए। इसीलिए इस तरीके के ऐसे रूट और रोड मैप्स तैयार किए जाते हैं, और किसी भी पार्टी को यह हक है कि वो अपने लीडर को एकदम सेंटर में रखे। लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए, क्या किसी एक चेहरे पर, और वो भी वो चेहरा जिस पर बार बार आरोप लगते रहे हों? किस बात के आरोप? कि क्या सामने वाला पूरे इंडिया ब्लॉक को उतनी ही मजबूती के साथ आगे ले जा सकता है? अब सवाल यह कि क्या कांग्रेस को अपने ही सहयोगियों पर भरोसा नहीं? क्या राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में असुरक्षा की भावना है?